नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति मैक्रोन ने श्री मोदी को फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की भुगतान व्यवस्था यूपीआई का उपयोग फ्रांस में भी होगा। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की सभी तैयारियां पूरी। श्रीहरिकोटा से आज दोपहर बाद प्रक्षेपित होगा। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 19 लोगों की मृत्यु, लाखों लोग प्रभावित। बिहार में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत। भारत ने थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन 3 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक सहित 6 पदक जीते। और विंबलडन टेनिस में ट्यूनीशिया की ऑन्स श्रेबर और चेक गणराज्य की मार्किता वोंद्रासोवा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल आज शाम खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे। वायुसेना के विमान सहित भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियां इसमें भाग लेंगी। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस या बैस्टिल डे फ्रांसीसी चेतना में विशेष महत्व है। फ्रांस की क्रांति के दौरान 1789 में बैस्टिल जेल पर लोगों ने धावा बोल दिया था। बैस्टिल डे समारोह में बैस्टिल डे परेड मुख्य आकर्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करेंगे। वे भारत और फ्रांस की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और फ्रांस के जाने माने लोगों से बातचीत करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति आज प्रसिद्ध लावरी संग्रहालय में रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सरकारी यात्रा पर कल पेरिस पहुंचे। उन्होंने फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न और फ्रांस की संसद के अध्यक्ष गेरार्ड लार्चर के साथ बैठकें की। उन्होंने आपसी हित के कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति हुए। राष्ट्रपति मैक्रोन ने एलिसी पैलेस में निजी रात्रि भोज के बाद श्री मोदी को फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। कल रात एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी और विविधता का मॉडल है। उन्होंने कहा कि भारत नई विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और भारत की भूमिका भी लगातार बदल रही है। भारत की भुगतान व्यवस्था यूपीआई के बाजार विस्तार में तेजी लाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश फ्रांस में इस भुगतान व्यवस्था का उपयोग करने पर सहमत हुए हैं। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफेल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस भागीदारी का मजबूत आधार जन संपर्क है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष भारत फ्रांस सामरिक भागीदारी के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह फ्रांस यात्रा रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के लिए साझेदारी की रूपरेखा तैयार करने का एक अवसर है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच अगले 25 वर्षों के दौरान आपसी सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत और फ्रांस के संबंध विश्वास और प्रतिबद्धता पर आधारित है। वहीं रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु क्षेत्र, समुद्री अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क के मामले में दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग है। फ्रांस पहले से ही भारत के लिए एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार रहा है। इसके अलावा दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रहेंगे।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान मिशन के तीसरे चरण के प्रक्षेपण की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चंद्रयान का प्रक्षेपण आज दोपहर बाद 2:35 पर निर्धारित किया गया है। प्रक्षेपण के लिए कल दोपहर 1:05 से शुरू की गई उल्टी गिनती सुचारू रूप से जारी है। एक रिपोर्ट। ये LVM-3 की चौथी उड़ान है और इसका लक्ष्य उड़ान भरने के ठीक 16 मिनट बाद चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च करना है। प्रक्षेपण के लिए मौसम की स्थिति अनुकूल है। तरल और क्रायोजेनिक चरणों को पूरा करने की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में पहुंच गई है। रॉकेट में क्रायोजेनिक चरण का संचालन तरल ईंधन यानी तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन से होगा। उपग्रह 1 महीने में 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रमा तक पहुंचने के लिए अपना सही रास्ता सुनिश्चित करते हुए ओवल आकार के मार्ग में यात्रा करेगा। मिशन का उद्देश्य ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों को मापना, भूकंपीय गतिविधि का पता लगाना और लूनर क्रस्ट और मेंटल की संरचना का चित्रण करना भी है। श्रीहरिकोटा से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज हरियाणा के गुरुग्राम में अपराध और साइबर सुरक्षा पर G20 सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्रिप्टोकरेंसी, डार्कनेट और ICT के आपराधिक उपयोग की चुनौतियों पर 3 तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। कल सम्मेलन के पहले दिन G20 देशों और विभिन्न निकायों के प्रतिभागियों और प्रतिनिधियों ने साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए व्यापक विचार विमर्श किया। उत्तराखंड में आज से स्वास्थ्य मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों सहित लगभग 108 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। देहरादून में इस शिविर का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बाढ़ के कारण लगभग 2.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान वर्षा से संबंधित घटनाओं में 19 लोगों की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट। राज्य के कई इलाकों में खासतौर पर पश्चिमी जिलों में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। राज्य के 23 जिलों में इस मौसम में सामान्य से काफी अधिक बारिश हुई। संभल, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, उन्नाव, अमरोहा, कासगंज और मेरठ जिलों में कल भी जोरदार बारिश हुई। संभल जिले में भारी बारिश की वजह से स्कूल आज बंद रखे गए हैं। मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर जिलों में 3700 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। मेरठ जिले में गंगा नदी पर बने एक अस्थायी बांध में दरार आने की वजह से 15 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आकाशवाणी से बातचीत में राहत आयुक्त कार्यालय की योजना निदेशक अदिति उमराव ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान को कम करना है। राहत चौपाल का जो प्रमुख उद्देश्य है कि आपदाओं से होने वाली जनहानियों को रोका जा सके, न्यूनीकृत किया जा सके और जन समुदाय के स्तर तक आम जनमानस को जो जलभराव तथा संबंधित बाढ़ के दुष्परिणामों से, दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। इन राहत चौपालों में जो स्थानीय कर्मी हैं, जैसे लेखपाल, पंचायत सचिव, ग्राम विकास के लोग, स्वास्थ्य विभाग के जो स्थानीय कर्मी हैं, वो इन राहत चौपालों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। बिहार के विभिन्न इलाकों में पिछले 12 घंटे में बिजली गिरने से 10 लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मौसम विभाग ने परामर्श जारी कर वर्षा के दौरान सावधानी बरतने को कहा है। इस बीच दिल्ली में कई इलाकों में जलभराव के कारण स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय रविवार तक बंद कर दिए गए हैं। यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर 208.66 मीटर हो गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जैनमणि ने बताया कि दिल्ली में बारिश में कमी आई है। जो बारिश है, जो पश्चिम हिमालय का क्षेत्र, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या हमारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, वो कम हो रहा है। तो मेनली जहाँ से हमारा ये जो यमुना का जो अपर कैचमेंट है, वहाँ भी रेन लास्ट 48 आवर्स में बहुत कम हो गया। अभी दिल्ली में जैसे है लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा थोड़ा शनिवार या संडे को, लेकिन ऐसे कोई वार्निंग का संकेत हम लोग नहीं दिया है।
बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को अब तक 3 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक मिले हैं। भारत की ज्योति ने 100 मीटर की बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब्दुल्ला अबू बकर ने पुरुषों की ट्रिपल कूद और अजय कुमार सरोज ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में चेक गणराज्य की मार्केता वांद्रासोवा और ट्यूनीशिया की ओन्स शिबर फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में मार्किता वोंद्रोसोवा ने यूक्रेन की एतिना स्वितोलिना को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में ओन्स श्वेबर ने बेलारूस की आर्याना साबालेंका को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद चंद्रिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा आज के अखबारों की बड़ी खबर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम का पेरिस में जोरदार स्वागत, गूंजा वंदे मातरम। जनसत्ता के शब्द हैं, फ्रांस संग 25 साल की रणनीतिक साझेदारी पर जोर। हिंदुस्तान ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को भारत और फ्रांस के बीच यूपीआई के उपयोग पर समझौते की खबर को महत्व दिया है। लिखा है, भारतीय पर्यटक अब एफिल टावर पर भी रुपए में भुगतान कर सकेंगे। पनडुब्बियों और राफेल की खरीद को मंजूरी। नवभारत टाइम्स और जनसत्ता की खबर है, शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स पहली बार 66,000 की पार। दैनिक जागरण की खबर है, आज दोपहर भारतीयों का अधूरा सपना पूरा करने उड़ेगा चंद्रयान। नवभारत टाइम्स ने आ गई वो घड़ी शीर्षक से लिखा है, चांद के सफर पर रवाना होगा चंद्रयान। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, काउंटडाउन शुरू, लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग। अमर उजाला की सुर्खी है, चंद्रमा के लिए तीसरे मिशन का प्रक्षेपण आज, बनेंगे दुनिया का चौथा देश। राजस्थान पत्रिका ने विस्तार से जानकारी पूर्ण आलेख का शीर्षक दिया है, मिशन पॉसिबल, चांद को और करीब से समझेंगे हम। G20 के एक सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह के इस आह्वान को कि प्रौद्योगिकी के खतरनाक इस्तेमाल से सावधान रहें, साइबर खतरे पर सभी देशों में एक समान कानून हो। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति मैक्रोन ने श्री मोदी को फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की भुगतान व्यवस्था यूपीआई का उपयोग फ्रांस में भी होगा। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की सभी तैयारियां पूरी। श्रीहरिकोटा से आज दोपहर बाद प्रक्षेपित किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 19 लोगों की मृत्यु, लाखों लोग प्रभावित। बिहार में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।